उमर खालिद के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि उमर खालिद के जेल में 1000 दिन मुकम्मल हुए हैं। इसी वजह से हमने इसको सिंबॉलिकली इस्तेमाल करते हुए इस प्रोग्राम के जरिए हम उन सब लोगों की आवाज़ उठाना चाहते हैं जो जेल में इसलिए बंद कर दिए गए कि उन्होंने ये जुर्रत की थी, यह हौसला किया था कि वक्त के फिरौन के सामने वो खड़े हो गए थे। दोस्तों और साथियों, ये कहा जाता है कि डिसेंट यानी इख्तिलाफ राय इज एन एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जमहूरियत की जान अगर कोई चीज है तो इख्तिलाफ राय है। हमारी एक गवर्नमेंट अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों से इतनी भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि आप जानते हैं कि हम जंतर मंतर पे एक प्रोग्राम कर रहे थे। इसी सिलसिले में पॉलिटिकल प्रेशर के सिलसिले में हमने उसके लिए कॉल दी थी और जंतर मंतर का प्रोग्राम होना था, तो जामिया से कुछ लोग एक बस में आ रहे थे, तो जामिया में ही पुलिस ने उसे रोक दिया और उसे उनको लियाकर थाने में बंद कर दिया। मैं जब बात करने गया भाई आपने ये प्रोग्राम तो जंतर मंतर पे होना था, उसकी परमिशन भी ले ली गई थी, तो आप यहां से क्यों नहीं जाने देते? नहीं, हमको ऑर्डर है जाने देते। तो मुझसे कहा नहीं आप चलिए, वहां पे जहाँ लोग हैं वो बात करेंगे आपसे। मुझे लिया कर मुझे भी डिटेन कर। तो ये तो डर है इस हुकूमत का जो ये दिखाती है कि उसके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत है, वो देश पर पिछले 9 साल से विराजमान है और कई रियासतों में उसकी हुकूमतें हैं, लेकिन वो इतनी डरपोक है, इतनी कमजोर है कि अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को बाहर नहीं आने देना चाहती। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों से हमारा मुकाबला है वो बहुत मजबूत लोग नहीं है। ये भीमा कोरेगांव जिसकी बात आज हो रही है, ये क्या है? महाराष्ट्र में एक मुकाम है, वहां पे हर साल लोग जमा होते हैं और यहाँ के कमजोर लोगों ने उस वक्त के मजबूत लोगों के खिलाफ जो आवाज उठाई थी और लड़ाई लड़ी थी, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोग पिछले 5 साल से भीमा कोरेगांव के नाम पर गिरफ्तार हैं, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया अर्बन नेक्सल। ये हुकूमत जो है ये अल्फाज और टर्मिनोलॉजी कॉइन करने में बड़ी महारत रखती है। अर्बन नेक्सल यानी जो लोग हुकूमत के मजालिम के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, एट्रोसिटीज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जमा होते हैं तो वो नक्सलाइट है। तो वो शहरी नक्सलाइट है, अर्बन नक्सल। रवा राव की बात हुई है, 80 साल के बुजुर्ग कितने दिन तक जेल में बंद रहे। फादर स्टैंड जेल के अंदर ही दम तोड़ गए। सुधा भारद्वाज को बड़ी मुश्किल से बेल मिली, लेकिन अभी भी आनंद तेल तुमने वो भी कई दिन तक जेल में बंद है। और फिर अभी भी कई लोग जेल में बंद है, जिसमें गौतम नवलखा है और कई लोग। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये हुकूमत ये समझती है कि जिन लोगों ने आवाज उठाई थी, हमारे नौजवानों ने सीए की लड़ाई लड़ी थी, ये हिंदुस्तान की तारीख की मैं समझता हूं कि सबसे कामयाब मूवमेंट थी, एंटी सीए मूवमेंट। इसलिए कि ये हमारे नौजवानों ने खड़ी की थी, हमारी महिलाओं ने, हमारी औरतों ने खड़ी की थी। इसके पीछे कोई संस्था नहीं थी, कोई बड़ी तंजीम नहीं थी, कोई बड़ी लीडरशिप नहीं थी। लेकिन देखते ही ये आग पूरे मुल्क में जंगल की तरह फैल गई। पूरे मुल्क में 200 से ज्यादा शाहीन बाग बन गए। मुझे हर जगह जाने का मौका मिला और उमर खालिद भी उसकी पहचान बन गई, यानी उसका एक सिंबल बन गए थे। हुकूमत ने ये जाहिर है कि ये हुकूमत ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, सीए एंटी सीए प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट था।
शुरुआत तो की थी मुस्लिम नौजवानों ने अलीगढ़ के और जामिया के और हमारी खवातीन ने, हमारी महिलाओं ने, लेकिन उसके बाद सिविल सोसाइटी के लोग जुड़ गए थे उसके साथ में और एक इंक्लूसिव मूवमेंट बन गई थी और हुकूमत उससे परेशान हो गई थी। कोई ना आता तो शायद जिस तरह हमारे किसानों ने 1 साल तक लड़ाई लड़के हुकूमत से अपनी बात मनवा ली, तो ये बात भी मनवा ली जाती है और ये कानून वापस ले लिया जाता है। लेकिन ये समझती है ये हुकूमत, अगर किसी शख्स को यूएपीए जैसे काले कानून के तहत में अगर हम 1000 दिन तक के, 1200 दिन तक के, 1300 दिन तक के, 3-3 साल तक के अगर जेल के पीछे डाल देंगे तो इनके हौसले खत्म हो जाएंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, मुझसे पहले लोगों ने कहा कि हमारे वो बेटे, हमारे वो भाई जो जेलों में 1000 दिन से, 1200 दिन से, 1300 दिन बंद है, उनके हौसले पस्त नहीं हुए, वो डिमोरलाइज नहीं हुए और आज भी वो बाहर आ जाए तो इस लड़ाई को जारी कर देंगे। ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है, जो ये समझ रही थी कि हम इस तरीके से 2-2 साल, 3-3 साल तक जिन लड़कों को जेल में डालकर जो एक हाथ देख रहे थे अपने भविष्य का, जो ये चांद जो 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 हमारे, देखिए आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारे मुल्क का ये असेट है, सरमाया है, ये टैलेंटेड लड़के। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ख्वाब देखे थे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ख्वाब देखा था कि हर शख्स को एक वक्त ऐसा आएगा इस देश के अंदर कि हर सर को छत, हर बदन को लिबास, हर पेट को 2 वक्त की रोटी और हर हाथ को काम मिलेगा, वो ये समझ नहीं पाए थे कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि इस मुल्क के सत्ता में वो लोग चले जाएंगे जो इस मुल्क की डेमोक्रेसी को लपेट कर फिर उस जगह पहुंचा देंगे जहां आज से 75 साल पहले हम खड़े थे। आज ये सबसे बड़ा खतरा है इस मुल्क के ऊपर कि हमने ये जो लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ में, वो रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ी थी कि हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, हमें पास काम नहीं है, हमें हेल्थ की सुविधाएं नहीं, हमने ये लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हमें आवाज उठाने का मौका नहीं दिया, हमारी आवाजों को दबा दिया गया है, हम पर वो लोग मुसल्लत हो गए हैं आकर बाहर से जिनको कोई हक नहीं था। आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अब भी 75 साल बाद फिर एक बार ये मुल्क हमें आवाज दे रहा है कि अब हमें काले अंग्रेजों से निजात हासिल करना है। दोस्तों और साथियों, यहां पे मैं अपने एक साथी की आवाज उठाना चाहता हूं। जावेद मोहम्मद जिनका नाम है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की फेडरल वर्किंग कमेटी के मेंबर और यूपी की जनरल सेक्रेटरी थे। अभी आपने सुना एक वहां पे प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट क्या था? हालांकि वो बहुत चंद लोग थे उस प्रोटेस्ट में। वो प्रोटेस्ट था क्या? नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट के खिलाफ लोग बाहर निकल आए और उसमें वो मौजूद भी नहीं थे, जैसा कि उमर खालिद के साथ में हुआ है। उमर खालिद दिल्ली के दंगों में दिल्ली में मौजूद नहीं थे। जब ये बात अदालत में कही गई पुलिस के सामने, तो पुलिस का जवाब क्या था? सुनिए कितना मजा का थे जवाब। 9/11 जो हुआ था, अमेरिका के ट्विन टावर को डिमोलिश किया गया था, उस वक्त भी तो जिन लोगों ने वो करवाया वो मलेशिया में बैठे थे। तो उमर खालिद भी बाहर अगर था तो क्या हुआ? वहां से वो रीड कर रहा था उसको। तो ये लॉजिक है जी, वो गरीब तो उमर खालिद की जो तकरीर थी, जिसको वहां एक सेंटेंस तकरीर का पेश किया गया चार्जशीट के अंदर, एक सेंटेंस कि अगर यहां ट्रंप आएंगे तो हम ट्रंप के सामने ये बात रखेंगे। तो ये कहा गया, ये आपने ये जो सेंटेंस पेश किया है, एक जुमला, ये कहां से लिया है? तो उन्होंने कहा हमने रिपब्लिक टीवी से लिया है, पुलिस कह रही है। फिर ये पूछा गया, अच्छा रिपब्लिक टीवी से पूछा गया आपने कहां से लिया? तो उन्होंने कहा हमने अमित मालविया के ट्वीट से लिया। अमित मालविया बीजेपी के आईटी सेल के जिम्मेदार। तो ये पूछा गया कि भाई पुलिस ने अगर इसको एविडेंस के तौर पे पेश किया तो वो जो तकरीर है वो भी तो सामने आनी चाहिए। वो क्या तकरीर है? तो हमने तो तकरीर कवर नहीं। तो हमारे वकील ने वो पूरी तकरीर 20 मिनट की वहां शो जज साहब सामने डिस्प्ले कर दी। बताइए इस तकरीर में कौन सी चीज ऑब्जेक्शनेबल है?
वो कह रहे हैं कि अगर हमें पुलिस डंडे लगाएगी तो हम तिरंगा लेके खड़े हो जाएंगे, हमें जेल में डाला जाएगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके खड़े हो जाएंगे, वो हमें मारेंगे तो हम उन पर फूल बरसाएंगे। वो पूरी तकरीर का लुबाब ये। आप कह रहे हैं कि ये वो तकरीर थी जिसने दिल्ली के अंदर दंगे भड़काए थे। ये महज़ आखिर 1700 पेज की चार्जशीट और उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट और उसमें जो गवाह पेश किए गए अल्फा बीटा गामा नाम तक देने के लिए तैयार है। तो ये इसी तरह का मामला जावेद मोहम्मद साहब के साथ में हुआ है कि वो वहां मौजूद नहीं है और उनको गिरफ्तार कर लिया, घर से उठा के ले गए और बाद में पूरी बात सुनिए। उसके बाद ये कहा गया कि जावेद मोहम्मद का जो घर है वो गैर कानूनी तौर पर बना है और गैर कानूनी तौर बना है, उसमें ये है वो है। एक दिन पहले नोटिस लगाया गया, अगले दिन उसको डिमोलिश कर दिया। लोगों ने कहा भाई जावेद मोहम्मद का घर नहीं है वो जावेद मोहम्मद की बीवी का घर है जो उनके फादर ने उनको दिया था, वो उनके नाम से है और उसके तमाम टैक्सेस जमा किए गए हैं। तो ये तो हालत है हमारे देश में एविडेंस। और आज 1 साल वो कंप्लीट कर चुके हैं जेल के अंदर, उन पर जो है एनएसए लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर, इस एक जमहूरी मुल्क में, ये काले कानून की कोई गुंजाइश नहीं है। ये काले कानून जो लाए गए हैं इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। इसलिए कि ये यूएपीए का कानून तो 1967 में बना था और आपने ये सुना होगा कि इस कानून को इतना ज्यादा सख्त कब बनाया गया था, जब चिदम्बरम साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, जब 26/11 का वाकया हुआ था और 26/11 के वाकये को बहाना बनाकर उसके अंदर संशोधन करके उसको और ज्यादा सख्त कर दिया। यूएपीए बनाया गया था टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए और आप यूएपीए को अप्लाई कर रहे हैं कॉमन लोगों के ऊपर में, आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ, डिसेंट यानी इख्तिलाफ राय करने वालों के खिलाफ। और यूएपीए के अंदर सूरत यह है कि आमतौर पर अदालत ये कहती है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल मिलनी चाहिए, जेल मिलना जो है, जेल में जाना किसी का वो जरूरी नहीं है, मतलब जेल एक्सेप्शन है। लेकिन आज जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन हो गया। तो ये जो यूएपीए का कानून है, ये इसमें सूरत ये कि आम धाराएं लगाई जाती है किसी के ऊपर में और बेल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये साबित करना पड़ता है, पुलिस को ये साबित करना पड़ता है कि ये जो आदमी दोषी है उसको पुलिस को साबित करना पड़ता है अदालत में, बेल। लेकिन यूएपीए जब लग जाता है तो जिस पे इल्जाम लगाया गया उसको ये साबित करना पड़ता है कि मैं दोषी नहीं हूं। इल्जाम लगाने वाले को नहीं लगाना पड़ता है। 1.5 साल तक की बहस चली अदालत में और एक सेंटेंस में जवाब आ गया, प्राइमा फेसा केस है, बेल रिजेक्ट। हाई कोर्ट में चली, हाई कोर्ट में 6 महीने तक बेल की एप्लीकेशन चली, हाई कोर्ट ने बेल रिजर्व कर दी, 4 महीने के बाद जजमेंट दिया, केस है इसलिए बेल है, प्राइमा फेसा केस है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे दोस्त हैं, देखिए उमर खालिद तो खैर हमारे वो नहीं थे कि वो हम उन पर डिपेंडेंट हो, लेकिन हमारे दोस्त हैं ना, ऐसे खालिद सैफी है, उनके 3-3 बच्चे हैं छोटे छोटे, शिफा और रहमान है, उनके कई बच्चे हैं छोटे छोटे, ताहिर हुसैन है। ये लोग जेलों के अंदर 3-3 साल से बंद है, उनके घर वालों की जो हालत है उसको तो अंदाजा लगाना चाहिए, कितने घरों को आपने उजाड़ दिया, कितने लोगों को जो है दर बदर की ठोकरें खाने में मजबूर कर दिया। हम जानते हैं उन सब लोगों को, उनसे मुलाकातें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न उनका हौसला खत्म हुआ जो अंदर बंद है, न उनकी फैमिलीज का हौसला खत्म। ये इस तहरीक की सबसे बड़ी खूबी है और हमें उम्मीद है कि अगर कोई तब्दीली आएगी मुल्क में तो इन्हीं हौसलों की वजह से आएगी। और हमें यकीन है
कि वो वक्त दूर नहीं है। जो लोग आज बैठे हुए हैं वो अगर ये समझ रहे हैं कि वो हमेशा के लिए बैठे हैं, ये उनकी खुशफहमी है। मुल्क के लोग उनसे ऊब गए हैं, तंग आ गए हैं। मसला सिर्फ एक चीज का नहीं है कि कुछ लोगों को जेल बंद कर दिया गया। मसला ये कि आपने पूरे जिंदगी के लोगों की, पूरे मुल्क के लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। ना उनके लिए रोजगार है, ना उनके लिए कुछ और अवसर है, ना उन्हें अपनी, यानी अगर अभी आपने देखा ना दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे जो रेसलर थे जिन्होंने देश के लिए मेडल हासिल किया था, उन्होंने ये शिकायत की कि जो उसके सरबराह हैं बृजभूषण जी, उन पर इल्जाम लगाया गया, FIR की गई। वो लोग तो यहां खड़े रहे, उनके खिलाफ अत्याचार होता रहा, उनको उठा दिया गया, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। और जिसके खिलाफ FIR हुई वो जो है, जब पार्लियामेंट का इफ्तिताह हो रहा है नई पार्लियामेंट का, उसके अंदर बैठे हैं चीफ गेस्ट के हैसियत से, वो एक गेस्ट के हैसियत से लोग बैठे हुए। तो ये तो अजीबोगरीब बात है कि जिनके खिलाफ FIR हो वो उनका सम्मान हो, और जो लोग उसके खिलाफ FIR करें उनको आप उठाकर जेलों में बंद कर दें, उनको उठाकर घसीटें, उन पर अत्याचार करें। जंतर मंतर पे जो हाल देखा है आपने सबने देखा है, वो पूरी तस्वीरें जो मुल्क में आई। तो ये जो सिचुएशन हमारे मुल्क में पैदा हो गई है, इस सिचुएशन को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने ये आज का प्रोग्राम सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए नहीं रखा है, हमने ये प्रोग्राम रखा है, हम उन तमाम लोगों की दिलों को पे दस्तक देना चाहते हैं कि अगर हम खड़े नहीं होंगे इन लोगों के खिलाफ जो मुल्क में मुजालिम कर रहे हैं, तो कल आज उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, मीरान हैदर जेल में है, शर्जील इमाम जेल में है, शिफा और रहमान जेल में है, और भी कई लोग जिनका नाम दिया गया जेल में है। कल खुदा न खास्ता हमारा भी नंबर लगा। इसलिए कि उससे पहले कि वो वक्त आए हमें खड़ा होना चाहिए और इस मुल्क के सूरत हाल को तब्दील करना चाहिए, और जो बाग पर छा गए जागो जमन उनको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। NGTV, the voice of common people।